हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन प्रेरणा पे। हमने अपने पिछले क्लास में प्रश्नावली 2.3 मतलब अध्याय 2 तक पूरा कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम अध्याय 3 मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पहले जानना जरूरी है। हम इसको चैप्टर नंबर 1 में इसको अच्छी तरह से बताएं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चर जिसका मान निश्चित नहीं हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई जेड ए बी सी इत्यादि। जिसका मान निश्चित ना हो, यानी हर एक क्वेश्चन में इसका मान बदलते रहता है। इसको इंग्लिश में वेरिएबल भी कहा जाता है, इसका वैल्यू वेरी करता रहे। ठीक है, मतलब जिसका चर मतलब इसका मान क्या है, बदलता रहे। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो कहलाता है चर। अचर क्या होता है, जिसका मान निश्चित हो। अचर जिसका मान निश्चित हो। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 इत्यादि। ठीक है, ये सब देखिए 2 3 4 5, इसको क्या मान होता है, फिक्स होता है। 5 कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो तो 5 का वैल्यू क्या होता है, 5 ही होगा हमेशा। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाता है जो अचर होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चर और अचर को एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप दोनों में अंतर डिफरेंस कर पाएंगे। ठीक है, कि दोनों में क्या अंतर है। इसका मान फिक्स हो वो क्या है, अचर संख्या। इसका मान फिक्स ना हो मतलब बदलता रहे, वो क्या है, अचर संख्या। ठीक है, चलिए इसको उतारना चाहते हैं उतार लीजिए वीडियो करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण थोड़ा इंक रिफिल कर लेते हैं, इंक का कमी है। चलिए हमारा इंक भी क्या है, रिफिल हो चुका है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका समान रूप कैसा रहेगा लिखा हुआ, तो इसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि इसका समान रूप मतलब जनरल रूप के फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ ए बी तथा सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तथा ए और बी शून्य नहीं हो सकते, शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब अर्थात ए और बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यदि ए और बी 0 हो गया तो फिर ये समीकरण रहेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ए और यहाँ पे ए को 0 हो गया या बी 0 हो गया तो एक्स वाई भी 0 हो जाएगा, तो दो चर वाले समीकरण बनेगा ही नहीं। ठीक है, वो फिर एक पद सिर्फ सी बचेगा, तो रहेगा नहीं। इसलिए हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इस रूप का होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी तथा सी क्या होता है, वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है,
इसको समझना है तो चैप्टर नंबर 1 में आगे देखिए, ठीक है। मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और चैप्टर नंबर 1 को देखिए, समझ में आएगा, ठीक है। तथा ए और बी क्या है, शून्य नहीं हो सकते हैं वहाँ पे, इसमें ए बी क्या है, शून्य नहीं हो सकते, ठीक है, जो वहाँ पे दर्शा चुके हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x + 3y + 6 = 0। दूसरा ले लीजिए 3x + 6x + 12 = 0। तीसरा ले लीजिए 4x + 2x सॉरी x नहीं y होगा, क्योंकि 2 चर वाला लिखना है ना, ध्यान दीजिएगा, आप मिस्टेक हो गया हमसे, +16 = 0। ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण सारे हैं, ठीक है। ये जो हमें इस तरह से समीकरण लिखा होता है, इसी रूप को हम बीजगणितीय रूप कहा जाता है, या फिर इसको निरूपण कह सकते हैं, निरूपण, ठीक है। बीजगणितीय निरूपण इसी को कहा जाता है। कोई भी समीकरण को क्या कहा जाता है, किसी भी स्थिति को बीजगणितीय निरूपण। इस चैप्टर में एक और निरूपण पढ़ना है, ग्राफीय निरूपण। किसी भी समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे होता है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी को बीजगणितीय निरूपण भी कहा जाता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं हम। दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरह के होते हैं, उसके जनरल फॉर्म क्या है, ये हमने देख लिया है। अब हम ये भी एक बार देख लेते हैं कि किसी बीजगणितीय रूप को, मतलब किसी समीकरण को ग्राफ में कैसे मतलब व्यक्त करते हैं, ठीक है, यानी कि उसका ग्राफ कैसे पाड़ते हैं। चलिए, तो कोई समीकरण ले लेते हैं। समीकरण से मान लीजिए 2x + 3y = 0, यही समीकरण ले लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, सॉरी 3 अंक होना, सी पद होना चाहिए ना, +0, ठीक है। क्या करना है इसका 2 चर है x और y। इसका ग्राफ पाने के लिए किसी एक चर का वैल्यू मानना पड़ेगा हमको, और एक चर का वैल्यू मान करके दूसरे चर का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला चर क्या है, x है, दूसरा चर क्या है, y है। तो हम x का y मानेंगे तो x का मान मानेंगे तो y का निकालेंगे, इसको सॉल्व करके समीकरण को। और यदि y का मान मानेंगे तो हम सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, x और y, ठीक है। चलिए, अब हमको क्या करना है, इसको हम 2 पॉइंट क्यों लिए, क्योंकि किसी भी रेखा को पारने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तभी दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा। कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम तो और कितना भी ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, पर हम मिनिमम को से हम मतलब कम से कम 2 तो लेना ही है, तभी एक रेखा को हम पार सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण को ग्राफ में रेखा की तरह से ही दर्शाया जाता है, मतलब हमको 2 पॉइंट तो लेना ही होगा, ठीक है। चलिए, तो माना कि शुरू में मानते हैं, माना कि x बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x 3y + 6 = 0, 2 × 0 + 3y + 6 = 0। इसका तो देखिए, हम आपको पहले बताए थे, 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 का मान खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3y + 6 = 0, ठीक है। अब देखिए ये 3y बचा है। देखिए, सरलीकरण का एक फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। अगर इधर प्लस जाएगा बराबर के दूसरी जगह तो माइनस जाएगा, अगर इधर माइनस रहा बराबर के दूसरी जगह तो प्लस जाएगा, और यदि इधर प्लस रहा अच्छा गुना रहा इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, और यदि माइनस रहा इधर तो इधर जाएगा तो बगाना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सरलीकरण का एक फंडामेंटल नियम कह सकते हैं, ठीक है, आधारभूत नियम। तो क्या है इसका, देखिए यहाँ देखिए 3y + 6 यहाँ पे है, बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो बराबर -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 3y का मान निकालना हमको, तो y बराबर देखिए इधर क्या है, 3 क्या है, गुना में y के साथ, बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा, तो -6/3 कितना में कटा, 2 बार में, कितना हमारा आंसर है, -2। अब देखिए
हम एक्स बराबर कितना लिए थे 0, एक चर का मान ले लिए थे, दूसरा चर मतलब क्या है बाई, उसका क्या मान निकालें -2, तो लिखते हैं एक्स का मान हम 0 लिए, बाई का मान क्या आया -2। उसी प्रकार फिर से हम दूसरा बिंदु को भी निकालते हैं, फिर से माना कि बाई बराबर 0 है, तो इस समीकरण को क्या हो जाएगा, हमारा बाई का मान कितना लगाएंगे 0 रखेंगे, 2x + 3 × 0 + 6 बराबर 0। 2x प्लस देखिए 0 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 भी 0 हो गया, 0 हो गया, इसको हटाइए दीजिए, डायरेक्ट +6 लीजिए बराबर 0 और सॉल्व कीजिए, क्या है 2x + 6 = 0। अब देखिए 2x बराबर इधर बराबर के इधर क्या है +6 है, बराबर की दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा बराबर -6। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, यहाँ देखिए 2 है क्या है गुना के साथ हो रहा है x के साथ, बराबर की दूसरी हो जाएगा क्या हो जाएगा वो किसी के साथ भी भाग के साथ होगा, ठीक है। चलिए तो 6/2 कर दिए, कितना में कटा 3 बार में मतलब -3। देखिए बाई बराबर अगर हम 0 लेते हैं, बाई बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर हमारा क्या आया -3। अब ये दो बिंदु हम निकाल लिए हैं, अब इसका हम ग्राफ पाड़ते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ पढ़ना आप लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से सीखा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से छोटी से छोटी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करें, ताकि आपको अगर जिनको आता है उनको रिविजन हो जाए और जिनको नहीं आता उनको समझ में थोड़ा आ जाए, ठीक है। ग्राफ पाड़ने के लिए सबसे पहले हमको एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, मतलब एक गिरा हुआ डंडा लेते हैं, ठीक है, एक सुता हुआ डंडा मतलब रेखा लेते हैं, ठीक है, और एक लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं खड़ा हुआ रेखा मान लीजिए, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। चलिए ये जो सुता हुआ रेखा है क्षैतिज रेखा, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, एक्स एच, हिंदी में एक्स एक्सिस, एक्स एच, ये क्या होता है बाई एच, ये क्या होता है एक्स डैश और ये बाई डैश। जहाँ पे एक्स एच और बाई एच एक दूसरे को काटता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम मूल बिंदु। अब देखिए इस ग्राफ में हमको कितना दर्शाना है 3 तक, -3 तक करना है, ठीक है। तो हम 3 भाग के लेते हैं, यूनिट लेते हैं, ठीक है, तीनों पे। देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक्स एच पे दाहिनी ओर क्या होता है प्लस में होता है 1 2 3, और एक्स एच पे ही बाएं ओर क्या होता है माइनस में होता है, -1 -2 और -3, ठीक है। बाई एच पे ऊपर की होता है प्लस में 1 2 और 3। अब नीचे क्या होता है -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए जो पॉइंट जहाँ पे तो एक दूसरे क्रॉस किया है एक्स और वाई, ई पॉइंट पे दोनों के लिए क्या होता है 0 होता है, एक्स के लिए भी 0 होता है और वाई के लिए भी 0 होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे। चलिए अब क्या करना है, जो हम बिंदु जो निकाले हैं उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स बराबर क्या है 0, यहाँ मिल गया, वाई बराबर क्या है एक्स पे 0 है ना, देखिए इस एक्स पे एक्स एक्स पे 0 ढूंढे कहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया हमको। वाई क्या है -2, तो वाई एच पे -2 ढूंढिए कहाँ पे, देखिए कहाँ पे यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम क्या कहलाया 0 -2। अब देखिए यहाँ पे 0 पहले का आया, क्योंकि ये एक्स एक्स वाला को पहले लिखा जाता है और वाई एक्स वाले को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए हम एक्स वाले को एक्स पे क्या है 0 लिए हैं, 0 का आगे लिखे हैं, और वाई पे क्या लिए हैं -2, तो -2 घुमा के बाद लिखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है एक्स बराबर क्या है -3, एक्स एक्स पे -3 ढूंढिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है। और वाई बराबर कितना है वाई बराबर 0 ढूंढिए, वाई बराबर 0 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको 0, क्योंकि 0 क्या है वाई और एक्स दोनों के लिए 0 सेम रहता है। चलिए तो हमारा पॉइंट कहाँ प्राप्त हुआ ये, इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम -3 और 0,
हम -3 पहले क्यों लिखे, क्योंकि -3 क्या था, एक्स एच पे था, ठीक है, और बाई एच पे 0 था, तो हम इसको बाद में कॉमा के बाद 0 लिखें, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को हमको मिलाना है, आप लोग स्केल की मदद से मिलाइएगा, ठीक है। मेरे पास स्केल तो है नहीं उपलब्ध, इसलिए इसको अभी हम फिलहाल हाथ से अंदाजन मिला देते हैं, जो टेढ़ा उड़ा भी मिल सकता है। आप कोशिश कीजिएगा कि स्केल की मदद से पूरा स्ट्रेट मतलब पूरा सीधा ले लें, ठीक है। इस रेखा का ही नाम क्या होगा, इस समीकरण का नाम होगा 2x + 3y + 6 = 0। किसी भी समीकरण का ये ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसी को ग्राफीय निरूपण भी कहा जाता है और ज्यामितीय निरूपण भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद क्या है, प्रश्नावली की ओर चलने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये चैप्टर पढ़ना था। 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो हम सर पढ़ लिए। उसका हम फिर ग्राफ कैसे लिख सकते हैं, खींच सकते हैं, यानी उसका ग्राफीय निरूपण कैसे कर सकते हैं किसी भी समीकरण का, वो भी हम सीख लिए हैं। अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली की ओर चलेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि इसको वीडियो को करके इसको उतार लिए होंगे। अब हम प्रश्नावली 3.1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और देखिए अपना किताब में प्रश्नावली 3.1 को, ठीक है। 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है, तथा इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 सिचुएशन दिया गया, यानी स्थिति दिया गया है, ठीक है। उसको कह रहा है बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें, मतलब कि हमको समीकरण में उसको व्यक्त करना पड़ेगा। दूसरा हम कह रहा है उसको ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, मतलब उसका ग्राफ पाइए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन की ओर किलान लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, ठीक है। आफ्ताब के वर्तमान में क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं, और उसकी पुत्री क्या मान लिए हैं, 22 वर्ष मान लिए, ठीक है। तभी तो हम उसको कुछ साल पीछे और कुछ साल आगे करेंगे, वर्तमान के मानेंगे तब ना, इसलिए माने वर्तमान को, ठीक है। चलिए, अब देखिए पहले हम कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, पहले 7 वर्ष पूर्व के, तो 7 वर्ष पूर्व के पहले हमको आयु निकालना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना था और क्या था, उसकी पुत्री की आयु कितना था, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं पहले, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब का आयु कितना होगा, देखिए
कोई आपसे कहे आपका उम्र अभी वर्तमान में आपका मान लीजिए आपका उम्र क्या है 14 वर्ष है, या 14 में 15 वर्ष मान लीजिए 15 वर्ष है, ठीक है। उसमें से आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा उम्र 7 वर्ष पहले तुम्हारा उम्र क्या था, तो आप क्या कीजिएगा, वर्तमान आयु में जितना साल वो पहले पूछ रहा है उतना साल घटा दीजिएगा। तो 7 साल पहले पूछ रहा है तो 7 में घटा दीजिए, क्या होगा, कितना होगा, 8 बचेगा यहाँ पे, 8 वर्ष। इसका मतलब है कि 7 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी थी, 8 वर्ष थी। तो हमने पहले को उम्र ज्ञात करने के लिए क्या किया, वर्तमान उम्र में से जितना साल पहले की उम्र हमको जानना था उतना हम क्या किए, उसको घटा दिए। हमको 7 वर्ष पहले को जानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु में 7 वर्ष घटा देंगे ताकि हमको 7 वर्ष पहले की उम्र पता चल जाएगी, इतना वर्ष है इसका उम्र, अवतार की उम्र। मतलब 7 वर्ष पहले क्या होगा, अवतार की उम्र कितना होगा, x माने 7 वर्ष, तथा उसकी पुत्री के आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री का आयु हो जाएगा 22 माइनस 7 वर्ष, में भी 7 वर्ष घट जाएगा, इतना वर्ष। चलिए ये तो हो गया, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है ये 7 वर्ष पहले हो गया, दूसरा चीज बोल रहा है 3 वर्ष बाद। दूसरा चीज जो हमारा है 3 वर्ष बाद। अब बोल रहा है 3 वर्ष बाद, मान लीजिए आपका उम्र कितना है, 18 वर्ष है। अगर कोई आपसे पूछे कि 3 साल बाद आपका उम्र क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आपका जो वर्तमान आयु है, जो 18 वर्ष वर्तमान आयु है, उसमें क्या कीजिएगा, 3 जोड़ दीजिएगा, ताकि क्या इतना हमें प्राप्त हो गया, 21 तक प्राप्त हो गया। तो आप बोलिएगा ना कि हम अभी, मेरा उम्र क्या है, 18 साल है, 3 साल बाद हम क्या हो जाएंगे, 21 साल के हो जाएंगे। तो कैसे किए, आप वर्तमान उम्र में जितना साल पहले का हमको जाननी, जितना साल बाद का हमको जानना है, वो क्या है, इसको हम जोड़ दिए उसमें। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आफ्ताब की आयु क्या होगा 3 वर्ष बाद, आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा, x + 3, ठीक है। चलिए इतना वर्ष हुआ, तथा उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी +3 हो जाएगा, तो 22 + 3 वर्ष। 22, अब उसकी पुत्री क्या था, 22 के था ना, तो 22 + 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमने 7 वर्ष पहले उसका उम्र क्या होगा, तो उसका था, उसकी पुत्री की उम्र क्या होगा, और 3 वर्ष क्या बाद उसकी अर्थात उसका पुत्री की उम्र क्या होगा, ये हम पता लगा लिए हैं, ठीक है। अब हमको जो सिचुएशन दिया गया है प्रश्न में, उसके अनुसार आगे बढ़ना है और समीकरण बनाना है, ठीक है। चलिए तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार पहली स्थिति क्या हो जाएगा, पहली स्थिति क्या हो जाएगा, पहले क्या बोला है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था। पहले क्या करना है, दोनों को पहले देना है, कितना है, एक का x - 7 था, पहली स्थिति यही था ना, 7 वर्ष पहले वाला ये था, बराबर क्या हो जाएगा 22 - 7। हम बराबर क्यों किए इसको हम अभी समझाते हैं। देखिए आपका उम्र, देखिए इसका मान लीजिए आफ्ताब बराबर उसकी पुत्री, ठीक है। मान लीजिए इसका उम्र क्या है, 7 वर्ष है। आफ्ताब बोल रहा है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुनी बड़ी है, मतलब क्या है कि 7 × 7 हो जाएगा, तो 7 गुनी बड़ा होगा। ये इसका क्या हो गया, 49 हो गया इसका पूरा उम्र। कितना गुना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, ठीक है। ये अपनी पुत्री से आफ्ताब बड़ा है 7 गुना, ठीक है। अब हमको बराबर में लिखना है, तो बराबर में तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा ने, इसलिए क्या होता है, हम छोटे वाले में भी जितना ही बड़ा होता है उतना क्या करते हैं, छोटे वाले में गुना कर देते हैं, ताकि दोनों बराबर। देखिए ये भी बराबर हो गया, 49 से बराबर हो गया। हम बराबर क्यों किए, क्योंकि हमको बराबर करके ही समीकरण मिलेगा। इस स्थिति को हमको बराबर करके हमको समीकरण मिलेगा। अब बराबर करने के लिए क्या किए हम, ये बड़ा वाला उम्र है, ये छोटा वाला उम्र है, ठीक है। ये छोटा उम्र है ना, ये बड़ा उम्र है। तो हमको बराबर जब करना है तो ये तो बड़ा हैवे है, छोटा वाला में कुछ गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा। तो कितना गुना करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा है। ये 7 गुना बड़ा है, मतलब हमको छोटा वाला में 7 गुना करना पड़ेगा,
तभी तो दोनों बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट में चलता है, ठीक है, कि अगर बराबर करना है तो छोटे वाले में कितना गुना करना है, क्या गुना करना है, जितना बड़ा बड़ा वाला है उतना गुना छोटे में कर देना है, ताकि हमको दोनों बराबर आ जाए। देखिए आफ्ताब अपनी पोती से कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है, तब छोटा क्या है, उसकी पोती छोटा है, तो यहाँ पे हम 7 गुना कर देते हैं ताकि बराबर के दोनों ओर बराबर हो जाए। और बराबर हम क्यों किए, क्योंकि हमको समीकरण लेना था, इसलिए हम बराबर किए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप सोल्व कर लीजिए। x माइनस 7 बराबर 7y और 7y माइनस 49 हो जाएगा 49। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, हमें मिलेगा x माइनस 7 बराबर, इसको भी इधर लाइए, बराबर किधर ले जाइए। तो आपको फंडामेंटल नियम बताए थे कि इधर क्या है, प्लस में 7y है, बराबर की इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 7y। अब देखिए इधर 49 क्या है, प्लस में है, इसको भी बराबर के हम इस साइड आने वाले हैं, दूसरे साइड लाने वाले हैं, क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो, साइन चेंज होगा, नहीं है प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 49 बराबर, इधर दोनों को हम इधर ले आए हैं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। x ये माइनस 7y लिख लीजिए। अब देखिए 49 में 7 गिराइए, प्लस 49 है ना, ये माइनस 7 है, तो 49 में 7 गिराए कितना बचेगा, प्लस में 42 बचेगा, लिखिए प्लस 42 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया है, पहली स्थिति का क्या है, बीजगणितीय निरूपण हो गया हमारा, ठीक है। पहली स्थिति क्या है, बीजगणितीय निरूपण हमारा ये हो गया। अब हम इसको हम दूसरी स्थिति में क्या होगा उसको देखते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं, जो समझाए थे ना इसलिए इसको मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए हमारी दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 साल बाद। दूसरी स्थिति 3 साल बाद है ना, पहली स्थिति क्या था 7 साल पहले, और दूसरी स्थिति है 3 साल बाद, ठीक है। तो देखिए भाई दोनों को 3 साल बाद क्या होगा, पहले वो लिख लीजिए, x प्लस 3 बराबर x प्लस 3, ठीक है, सॉरी x नहीं है y होगा, क्योंकि इसको y है ना, y प्लस 3, ठीक है, अभी हो गया। अब देखिए हमको ये कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है इससे, तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले में मल्टीप्लाई, जितना ही बड़ा है उतना हम इसमें गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए। अभी इसको समझाएं, यहाँ समझाएं, छोटा में क्या होगा, गुना होगा, ताकि ये बड़ा के बराबर हो जाए। अब बराबर हमको क्यों करना है, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है, इसलिए हमको बराबर में लेना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। x प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 3y प्लस 3 3 9, कितना हो जाएगा हमारा। चलिए आगे अब देखिए हम यहाँ पे x प्लस 3 बराबर के 3y को बराबर के इस ओर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या था, ये प्लस में है, बराबर के इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस 3y, ये 9 देखिए प्लस 9 को भी क्या है, बराबर को हमको इस ओर लाना है, तो माइनस प्लस 9 भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेगा मतलब माइनस 9 बन जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 9 बराबर क्या है, इधर कुछ नहीं तो 0, क्योंकि दोनों को तो हम इधर ले आए हैं। चलो आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 3y, अब देखिए माइनस 9 में से प्लस 3 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 बचेगा, क्योंकि क्या है, माइनस 9 ज़्यादा है। सिंपल इसको इस तरह समझ लीजिए, आपके पास 9 रुपया कर्जा था, ठीक है, माइनस में मतलब कर्जा है, ऋण है, और प्लस में क्या है, धन, मतलब आपके पास जमा है पैसा। तो माइनस में ऋण आपका कितना था, 9 रुपया था, ठीक है, उसमें से 3 रुपया आपने लौटा दिया उसको, अब आपका कितना ऋण बचा, और 6 रुपया और बचा है, वही 6 माइनस 6 आया, ऋण तो माइनस में होता है, इसलिए माइनस डालें, ठीक है, बराबर 0। ये जो हमको मिला है ये क्या है, दूसरी स्थिति का क्या है, बीजगणितीय निरूपण है, ठीक है, बीजगणितीय निरूपण है, निरूपण मतलब उस रूप में व्यक्त है, निरूपण, ठीक है, यह है बीजगणितीय निरूपण, ये इसकी जो है बीजगणितीय निरूपण, ये है पहली स्थिति का, ये है दूसरी स्थिति का। अब हमने जो हमारा सिचुएशन जो दिया गया था उसका हम बीजगणितीय निरूपण कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसका हमारा क्या करना है हमको, अब इसका हमको
ग्राफीय मतलब क्या लिखा है, ग्राफीय निरूपण भी करना है, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, इसका मतलब ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। इस समीकरण, दोनों जो समीकरण हम प्राप्त किए हैं, इस दोनों समीकरण को हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि इसका हम इस्तेमाल कर सकें। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम वीडियो को रोक करके पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसको आप लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटा करके आगे बढ़ते हैं। इसका बीजगणितीय निरूपण तो कर दिए हैं, अब हम ज्यामितीय निरूपण या ग्राफीय निरूपण करते हैं। मिटाते हैं इसको। पहला क्या मिला था, पहला चीज से x - 7y + 42 बराबर 0, ये हमारा पहला स्थिति से मिला था समीकरण। दूसरा स्थिति समीकरण क्या मिला हमको, x - 3y - 6 बराबर 0, ये मिला हमको दूसरी स्थिति से। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको हमको मिटा देते हैं। अब देखिए ग्राफीय निरूपण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको पहले बताए हैं क्या करना पड़ता है। इसको हमको एक एक क्या करता है, इसका पहले एक चर का मान रख करके दूसरे चर का मान निकालते हैं। मतलब इसमें दो चर है, x और y है, तो x का मान रख करके इसमें पुट करके y का मान निकालेंगे, या फिर y का मान रख करके हमको x का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ पे। x y, चलिए इसका पहले इसका लेते हैं। माना कि y बराबर 7 लेते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम y बराबर 7 लिए, कितना हो जाएगा हमारा, x - 7y + 42, ये हमारा क्या है, समीकरण है। इसमें x - 7, y जब क्या रखना है, 7 गुना करना है, तो ना y जब होगा 7 गुना कर दिए, + 42 बराबर क्या है, 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, x - 49 + 42 बराबर 0। x में देखिए, इसमें -49 में +42 गया, कितना बचेगा, -7। सिंपल इसको रखिए, माइनस में है ना, माइनस ऋण मान लीजिए, ये आपके पास जमा मान लीजिए, जमा पूंजी। तो आपके पास ऋण कितना था, कर्ज कितना था, 49 रुपया का, आपने इसको चुकाया कितना, 42 रुपया, तो 7 रुपया भी और आपको कर्ज बचा है, मतलब वही -7 रुपया और बचा है, सिंपल 0। अब देखिए x बराबर को हमको दूसरे साथ ले जाना है, तो ये क्या है, माइनस में है, दूसरा जगह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बस वही क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए बराबर का दूसरी गया तो प्लस हो गया। हम x बराबर y बराबर क्या लिए थे, 7, हमको x बराबर क्या मिला, 7, दोनों 7 मिला। चलिए हम x बराबर y बराबर लिए थे 7, मिला हमको 7। अब क्या है, फिर से हम मानते हैं, फिर से माना कि y बराबर, चलिए 5 मान लेते हैं, 7 से 35 42, चलिए 5 मान लेते, क्या होना चाहिए हमारे यहाँ हो जाएगा, समीकरण है x - 7y + 42 बराबर 0 है, ये हमारा समीकरण है। इसमें क्या है, y का मान पुट कीजिए, x बराबर x - 7, y का मान कितना रखेंगे, 5 + 42 बराबर 0, x माइनस कितना आया, 7 × 5 = 35 + 42 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये इसको इधर ले लीजिए, देखिए x - 35 + 42 बराबर 0, ये हमारा ये इसी वाला को बस यहाँ बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 35 में से 42 गया, यानी 42 में से 35 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा हमारा x + 7 बराबर 0। अब अगला स्टेप देखिए, x बराबर, देखिए इधर क्या है, 7 क्या है, प्लस में, बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, तो कीजिए बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, -7।
अब देखिए हम y बराबर क्या लिए हैं, 5 लिए हैं, y बराबर कितना लिए हैं, 5। तुमको x बराबर कितना मिला है, -7। देखिए इस समीकरण का हम 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। 2 पॉइंट क्यों निकाले, क्योंकि 2 पॉइंट से हमको रेखा बनाना है, वही रेखा इस समीकरण का रेखा होगा। ठीक है, चलिए ये पहला हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा का भी बना लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, माना कि y बराबर 3 मानते हैं। ठीक है, माना कि y बराबर क्या है, 3 है। तो इस समीकरण में 3 का मान, y का मान रखिए, क्या जाएगा हमारा, x -3 गुने y कितना है, 3 -6 बराबर 0। x से क्या जाएगा, 3 3 9 -9 -6 बराबर 0। यहाँ देखिए, वहाँ पे देखिए, आप देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर 15 हो गया हमारा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x बराबर इधर क्या है, 15 में, बराबर की दूसरी जगह क्या हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -15, चलिए +15, इधर माइनस से बराबर जाएगा दूसरी बार 15। ठीक है, चलिए हम क्या लिए हैं, 3 तो 15। यहाँ एक बात आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या हम प्लस में लिए 3। ठीक है, तो 15 हो गया है, कितना ज़्यादा हो गया, अगर ग्राफ पारेंगे तो ये तो कितना 7 तक जाएगा, ये 15 तक चल जाएगा। तो ग्राम को बोर्ड पे तो जगह कम होता है, तो हमको ऐसी संख्या लेना है जो हमको कम से कम वैल्यू दे। समझ में आया, इस बात को थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट कर लीजिएगा और ऐसा संख्या चुनिएगा जो हमको कम से कम वैल्यू दे। जैसे कि अगर इसी में हम थोड़ा सा तब्दीली कर दें, मतलब थोड़ा सा बदलाव कर दें, तो हमारा वैल्यू और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे कि यदि हम y बराबर -3 ले लें, ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज होता है, ये 3 हो गया तो -3 हो जाएगा, तो क्या, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, तो क्या +9 बन गया। अब देखिए ये +9 में से 6 गया, कितना बचा, प्लस में 3 बचेगा। अब देखिए ये प्लस में था, बराबर के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा -3। देखिए कितना हम छोटा सा तब्दीली किए हैं और कितना छोटा अंक आगे गया, मतलब सिर्फ माइनस का किए हैं तो हमको 3 मिल गया है। ऐसे अगर 3 प्लस में ले रहे थे तो हमको 15 मिल रहा था, मतलब एक लंबा बड़ा नंबर मिल रहा था। इसलिए हमको इस बात का भी ध्यान देना है, हम छोटा से छोटा यहाँ पर नंबर ले, ताकि हमारा जो नंबर जो कैलकुलेशन आए वो हमको छोटा छोटा आए, ताकि हमको ग्राफ में दर्शाने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या लिए, यहाँ पे y बराबर लिए -3, x बराबर क्या हमको मिला है, -3 ही मिला है। परफेक्ट। अब देखिए अब माना कि फिर से मान लीजिए, फिर से माना कि y बराबर, इस बार हम लेते हैं -4 लेते हैं या -2 ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इस बार क्या करते हैं, -2 लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3 y -6 बराबर 0, x बराबर 3, y के सामने क्या हो जाएगा, -2, ये -6 और ये 0। ये देखिए -3 और -3 गुने -2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस में 6 हो जाएगा और फिर ये उधर जाएगा -6 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 + 6 -6 क्या हो गया, कट गया, 0 हो जाएगा। x बराबर में क्या आया वैल्यू, कुछ नहीं, 0। अब देखिए y बराबर क्या लिए हैं, -2 लिए हैं, y बराबर क्या लिए हैं, -2। हमको x बराबर कितना मिला है, 0 मिला है, 0 मिला है। ठीक है, छोटा छोटा संख्या मिल गया, मैक्सिमम हमको 7 में मिला है। ठीक है, तो 7 हम मैक्सिमम पढ़ेंगे 7। चलिए ये हमारा नंबर मिल गया है। अब हम इसको उतार लीजिए, अब हम इस दोनों जो पॉइंट हमको मिला है x y का, उससे हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, जैसे कि हमको पिछले वाले क्वेश्चन में हमने खींचा था। चलिए वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए।
चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको हम। हद तेरी के, ये एक्स वाई कितना था, ये हमारा था एक्स बाई, पहला हम लिए थे -7, तो 7×49 और 7 अगर लेंगे पहला में कितना हो जाएगा हमारा, बाई को हम 7 लिए हैं, बाई को -7 लिए हैं, तो 7×49 और हो जाएगा 49 हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा +7 जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और इधर अगर हम 6 लें, 5 ले लिए, अगला बार में क्या लिए, बाई बराबर 5 लिए थे, 7 में 35 और ये हमारा जाएगा 35 से हो जाएगा माइनस में, तो प्लस, तो ये माइनस में होगा हमारा 7, ये मिला होगा। ठीक है, हमारा ये वाला था, उम्मीद करते हैं कहीं लिए होंगे, मिस्टेक से मिट गया। ठीक है, चलिए अब क्या है, इन पॉइंट का क्या है, हमको लेना है 749, इसमें डालते हैं 749 प्लस में, बाई में अगर माइनस लेंगे 7 तो 749 और माइनस हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो माइनस में आएगा -7, हो जाएगा तो प्लस में होगा। ठीक है, ये 7 लिए होंगे, तो ऑन होगा 749 माइनस में होगा प्लस 7 रहेगा, माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 5 में 35 तो हो जाएगा तो माइनस में जाएगा। चलिए अब क्या करना है हमको, इसका ग्राफ पारना है। ठीक है, चलिए पारते हैं। ये एक्स एच से हम लोग जानते हैं, एक्स एच, ये क्या है, बाई एच है, बाई एच, ये हमारा 0 हो गया। कितना है, मैक्सिमम कितना है, 7 है, तो क्या करेंगे हमको, यहाँ पे 7 है तो मैक्सिमम 7 यूनिट है, तो 7 को ले लेंगे इस रेखा पे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर नीचे लीजिए या फिर इधर दाएं ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये जो हम यूनिट ले रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि बराबर मिले, हम अंदाजा लेंगे तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आपको वहाँ एग्जाम में एक ग्राफ पेपर मिलेगा स्पेशल, ठीक है, उसमें आपको पढ़ना होगा, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसमें लाइन खींचा हुआ रहता है। चलिए क्या करना है, फिर लिखिए एक्स के दाईं ओर क्या लिखा था प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा गया। बाईं ओर क्या लिखा था माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, चलिए ऊपर है 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, नीचे है -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 और -7। चलिए ठीक है, अब हमने ग्राफ पार लिया। अभी जो दोनों समीकरण जो हम पॉइंट लाए हैं, जो भी पॉइंट हमको आए, कोई पॉइंट आए, जस्ट उस पॉइंट को हम यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लिया यहाँ पे 7 हम 7 लाए, ठीक है, x बराबर 7 लिए हैं तो हम 7 आया हमको। ठीक है, तो हमको 7 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो x में 7 ढूंढना है, x में 7 कहाँ है, देखिए यहाँ x में 7 है। ठीक है, चलिए और y में 7 क्या है, y में 7 कहाँ है, यहाँ पे देखिए कहाँ आएगा, यहाँ पे आसपास बनेगा, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो ग्राफ के बीच में आ जाएगा। पहले इसको उतार लेते हैं तो फिर पहले मिस्टेक हो जाएगा। एक्स बाई -3 0 और -2। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि हम यहाँ पे अच्छे से पार पाए। देखिए तो 7 से x बराबर क्या है, 7 है, तो x पे देखिए 7 ढूंढिए, कहाँ है 7 है, यहाँ पे है, इसको ऊपर ले जाइए। आप लोग स्केल से पारिएगा, हम अंदाजन पार रहे हैं।
यहाँ से 7 से इधर ले जाना है। जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस किया उस पॉइंट को क्या कहेंगे? 7 7 7,7, ठीक है, इस पॉइंट का नाम होगा। चलिए ये पहला पॉइंट दर्शा दिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये है 5 है, ठीक है। x बराबर क्या है? -7 है। x बराबर -7 कहाँ है? देखिए -7 यहाँ है। और y बराबर क्या है? प्लस में 5 है। y बराबर प्लस कहाँ 5 कहाँ है? यहाँ। चलिए देखे करते हैं। ये प्लस में 5 है तो इसकी डंडा ले जाइए। चलिए बाई 5 5 5 5, आप लोग स्केल से कीजिएगा, हम अंदाजा नहीं मार रहे हैं। ये दोनों जो लाइन जहाँ पे क्रॉस किया गया करेगा उस लाइन को क्या क्या कहा जाएगा? उस लाइन को कहा जाएगा हमको, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? पहले x वाले कितना है? -7 पहले आगे लिखाएगा। y वाला कितना है? 5 है, ये बाद में लिखाएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि x वाले h का वैल्यू क्या होता है? पहले लिखाता है, और y वाले वैल्यू क्या होता है? बाद में लिखाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए पहला समीकरण क्या है? 2 पॉइंट ज्ञात कर लिए हैं। और जब 2 पॉइंट ज्ञात कर लिए हैं तो दोनों को स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाइए। मिलाने के बाद जो रेखा बनेगा उस रेखा का नाम क्या होगा? ये समीकरण होगा, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। इतना लंबा मिलाना भी मुश्किल हो जाएगा लगता है, फिर भी कोशिश करते हैं मिलाने का। चलिए यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा हाथ से मिला रहे हैं तो, लेकिन आप स्केल से मिलाइएगा तो अच्छा रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा हमारा? x - 7y + 42 = 0। ये हो गया हमारा एक का नाम हो गया, ठीक है। अब हम देखिए इस स्थिति का ग्राफीय निरूपण हो चुका है। हम जो हमारा दूसरी स्थिति है उसका भी हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। चलिए इसमें x का मान कितना था? -3 था। x का मान कितना? 3 -3 x का मान है। x का मान कितना? -3। x में देखिए -3 कहाँ है? देखिए यहाँ पे -3 है। और y के पे कितना? -3 कहाँ है? y के पे कहाँ है? -3 देखिए यहाँ पे। तो बस इसको नीचे लाइए, इसको इधर लेके आइए। जहाँ पे पॉइंट को काटा है वो क्या कहलाएगा? -3 -3, ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों का x पे भी -3 था, y पे भी -3 था, तो पता नहीं चला कौन आगे कौन पीछे। ऐसे x वाला को हम आगे लिखे हैं, y वाला को हम पीछे लिखे हैं, ठीक है। चलिए हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? 2 और 0, मतलब x बराबर क्या लेना हमको? 0। तो x बराबर 0 क्या होता है? यहाँ पे x बराबर होता है, जहाँ आपको पहले बताया था यहाँ पे क्या होता है? दोनों के लिए 0 होता है, x के लिए भी 0 होता है और y के लिए भी 0 होता है, ठीक है। इस x के लिए भी 0 होता है और ये y के लिए भी 0 होता है। तो इस वाले पॉइंट पे क्या है? 0 मिला हमको। और y बराबर क्या है? -2। तो y बराबर -2 देखिए ढूंढे कहाँ है? देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे। यानी जो हमारा दोनों पॉइंट जो मिलेगा क्रॉस करके मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इस पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 0 - 2, ठीक है। इस पॉइंट का नाम होगा 0 - 2। अब क्या करना है हमको? इन दोनों पॉइंट को भी मिला देना है, ठीक है, स्केल की मदद से। मेरे पास स्केल नहीं इसलिए हम अंदाजन मिला रहे हैं, आप लोग स्केल की मदद से इसको मिलाइएगा, ठीक है। ये जो हमको रेखा मिला, इस रेखा क्या नाम रहेगा हमारा? x - 3y - 6 = 0। चलिए ये हमारा क्या है? ग्राफीय निरूपण है, ठीक है। आप लिख दीजिए यहाँ पे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, निरूपण। हम बीजगणितीय निरूपण क्या है? ये है बीजगणितीय निरूपण समीकरण के रूप में। तथा ग्राफीय निरूपण क्या है? ये जो हम ग्राफ पा रहे हैं, ठीक है। और ये समीकरण क्या है? ये रेखा जो क्या है? ये समीकरण है, ठीक है। चलिए तो हमने बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण दोनों का निरूपण कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यही बोल रहा था करने के लिए, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा था, जो हमने कर दिया। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को रोक करके इसको उतार लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, बोलिए धन्यवाद।